नमस्कार सभी को। तो ये वीडियो जो है ये 2019 में जो APSSB ने UDC का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसका मैथ्स का पेपर जो है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके का मैथ्स का पेपर था और किस किस एरिया से क्वेश्चन आया था। एनालिसिस है, सॉल्यूशन है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि इन फ्यूचर जो APSSB कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, किस किस जगह से क्वेश्चन हो सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक ये क्वेश्चन पेपर है इसका लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। बेसिकली क्लास 8 का किसी ने बुक अगर पढ़ा हुआ है तो वो बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे और क्वेश्चन में ये समझेंगे कि क्या क्या चीज़ है जिस पे ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ है जिस पे ध्यान नहीं देने से भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जो सॉल्यूशन है एनालिसिस को आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हूँ ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली नवंबर दिसंबर के समय 2019 में ये पेपर हुआ था, नवंबर दिसंबर के अराउंड। और ये सेट बी है, ऑलमोस्ट सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 सेट थे और सेट में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्वेश्चन सारे वही के वही रहते हैं। 300 क्वेश्चन थे इसमें, 150 क्वेश्श्चंस थे, जिसमें इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, मैथ्स का 50 क्वेश्चन और जीके का 50 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, और अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट गलत होता है तो उसका 50 मार्क्स 0.5 मार्क्स रिड्यूस हो जाता था। ठीक है, तो हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं, मैथ्स के एनालिसिस को हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज़ मेड फ्रॉम स्टील ऑफ मेटल। हाउ मच स्टील ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड। देखिए ये सीधा सा क्वेश्चन है, ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। ठीक है, सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया आप देख लो, कौन सा शेप की बात की जा रही है। यहाँ पे सिलेंडर की बात की जा रही है। यहाँ पे सिलेंडर की बात की जा रही है। ठीक है, तो सिलेंडर का क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है। क्लोज मतलब ऊपर से भी, मतलब नीचे से भी बंद। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 7 दिया हुआ है। ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ है 3 + 7, ये हमारा 7 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 44 × 10 440। तो आंसर जो है 440 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालने बोला है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम जो है ना, साइड AB और CD 1.2 दे दिया हुआ है। देखिए ट्रापेजियम क्या होता है, इस तरीके से है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट। हाइट मतलब ये डिफरेंस, पैरेलल लाइन का डिफरेंस को हाइट बोलते हैं। इंटू ये A हो गया, ये B हो गया, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो हाफ इंटू H कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, और जो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 1 + 1.2, जो कि आएगा, हाफ को अगर हम लोग काट देते तो 0.4 × 2.2 दैट इज़
8.8, 8.8 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो एरिया से 2 क्वेश्चन हमको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एरिया से ही है, एरिया। ठीक है, यहाँ एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर होता है 2l + b, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l + b, तो 2l है दिया हुआ है 14, b दिया हुआ है 7, और ये हो जाएगा आपका 7 + 14 + 7 21, 21 × 2 42, 42 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 104, ये बुक का 100 क्वेश्चन पेपर का 104 क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ 3 डायमेंशनल फिगर, कौन सा 3 डायमेंशनल फिगर है? स्पेयर, ऑब्वियसली स्पेयर, बाकी 2D है, सर्कल 2D है, स्क्वायर 2D है, ठीक है, ट्रायंगल 2D है, लेकिन स्पेयर क्या होता है? स्पेयर एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर, तो फुटबॉल हम क्या होगा? एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो स्पेयर इसका आंसर होगा स्पेयर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ y - 8 3y - 4, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है? 3y - 4। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y × 3y 3y स्क्वायर, y × -4 फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -8 × 3y 24y -24y, -8 × -4 + 32। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास +32 में खाली यही आंसर एक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये -4y और -24y कितना हो जाएगा? -28y हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर करेक्ट आ रहा है, तो इसका B है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज़ 45। देखिए, अब एक्सटीरियर एंगल 45, मान लो कि इस तरीके का कोई पॉलीगन है। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है कि 5 साइड होगा, 6 साइड होगा, 7 साइड होगा, 8 साइड होगा, जस्ट हमने क्या किया, एक्सटर्नल एंगल ये होता है। तो एक्सटर्नल एंगल अगर 45 है तो इंटरनल एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली लीनियर पेयर आएगा, लीनियर पेयर 45 है तो ये जो एंगल है ये आएगा कितना? 180, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 135, सॉरी 135, 135। हाँ, अब 135 135 एंगल किसका होता है? तो 8 साइड वाला पॉलीगन का 135 आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 इस टाइप का अगर पॉलीगन होगा, ठीक है, तो उसका जो एंगल है ये 135 आएगा। चलिए 15 years from now Raju's age will be 4 times his present age। प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, 15 years from now राजू का जो एज है वो 4 times his प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज x मान लिया। ठीक है, और 15 years के बाद उसका एज मान लिया x + 15। ठीक है, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज x है तो 15 साल बाद x + 15 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये अब 15 इयर्स के बाद जो रिलेशन दिया हुआ वो क्या बोला? 4 टाइम्स। किसका एज? राजू का एज 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अभी जो एज है उस एज में 4 मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा वही 15 साल बाद उसका जो एज होगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4x और ये x इधर आएगा तो x 15, x का वैल्यू आ जाता है कितना? 3, ये 4x है, ये 3x हो जाएगा, 15 आ गया,
तो x का वैल्यू हो गया 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 5। ठीक है, तो इसका आंसर 5 ईयर्स है। अब नेक्स्ट जो है पेपर, नेक्स्ट पेज का हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 95। देखिए, ये फिर से अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन से था। तो क्लास 8 में अभी तक जितने क्वेश्चन भी हमने किए हैं वो क्लास 8 का सिलेबस है। तो सम ऑफ टू नंबर्स आर 95। तो मान लो एक नंबर x है, एक दूसरा नंबर y है, 95 ले लिया। ठीक है, इफ़ वन नंबर एग्जिट्स द अदर बाय 15, अगर इफ़ वन नंबर एग्जिट्स द अदर बाय 15 देन द टू नंबर्स आर, अच्छा, तो इनका डिफरेंस जो है वो 15 है, दोनों का सम जो है वो 95 है और डिफरेंस जो है वो 15 है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, आप आराम से निकाल लो, ये कैंसिल कर दो, दोनों इक्वेशन को कैंसिल कर दो। यहाँ आएगा 2x, यह आ जाएगा प्लस हो गया। ठीक है, ये तो प्लस हो गया, यहाँ पे 95 प्लस 5 110, तो x का वैल्यू आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 55। तो एक नंबर अगर 55 है तो दूसरा नंबर 40 होगा, तभी तो दोनों का सम कितना आएगा, 95 आएगा, है ना, 55। तो 55 और 40 वाला ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इफ़ x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 देन x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, x 4/5 x प्लस 10, 5 को इधर भेजो 5x हो जाएगा, ये 4 को मल्टीप्लाई करो 4x और 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, तो 4 इंटू 10 40, ये इधर आया x का वैल्यू हो गया 40, 4x इधर आएगा तो 5x माइनस 4x x आ जाएगा, x का वैल्यू 40, ये आंसर है। ठीक है, इससे पहले में ये आंसर था। चलो 110, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया गया है, तो अभी तक एरिया और अलजेब्रा का क्वेश्चन मिला। चलिए, यहाँ पे x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, यहाँ पे भी x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाला पार्ट को एक साइड लेके आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और ये हो जाएगा 20, 5 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे यहाँ आ जा रहा है x और ये आ जाएगा 599 और ये 6 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 9 प्लस 9 इंटू 6 36, 36/20, 2 से काटेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 10 और कटेगा 2 से 9, 5, 9/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन में k का क्या वैल्यू है। तो बहुत इजी है, x का वैल्यू 2 डाल दो और y का वैल्यू 1 डाल दो, k का वैल्यू क्या आ रहा है 4 प्लस 3 7 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 20 सेकेंड 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये और बहुत ही आसान क्वेश्चन बनाया गया है इस पर। ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज़ 180 देन इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल का अंदर एक सर्कल का अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका एक थ्योरम है कि अपोजिट पेयर जो है ना
वो उसका सम 180 होता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मीन ऑफ दिस। तो मीन कैसे निकलेगा? 5 + 6 + 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 23/5, 23/5 मतलब 4.6 इज़ द करेक्ट आंसर। मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो जितने भी नंबर दिए रहते हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर सबसे आगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते जाइए। तो 1 0 के बाद 1 है और 1 तो और दोबारा नहीं है, 0 भी दोबारा नहीं है, ठीक है। 2 है, ठीक है। 3 लिखेंगे, 3 3 बार है तो तीनों बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद 4 है और फिर 5 है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर आ गया? 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 सेकेंड, 8 ही है यहाँ पे अभी तक मेरे को दिख रहा है। चलिए, मैंने जो ये शॉट लिया है इसमें कम है, मैं आपको बता देता हूँ और दूसरे नंबर क्या है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है तो मैं क्वेश्चन पेपर से देख के बता दूंगा आपको कि यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, ठीक है। तो 3 3 के बाद 4 3 है, मतलब कि जो हमने बनाया है इसमें यहाँ और 2 नंबर है, जिसमें एक नंबर है 4 और एक नंबर है 3। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में फिर से लिखेंगे 1 2 2 3 4 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 बार है। 4 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो टोटल 10 नंबर है। अब 10 नंबर है टोटल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीडियन जो है ना, इन 10 में से सबसे सेंटर में जो नंबर आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये सेंटर में नंबर आ रहा है, कौन सा? ये 3, क्योंकि उसके इधर 4 नंबर बचा, इधर 5 नंबर बचा, ठीक है। तो 5 बचा, मतलब यहाँ 2 नंबर सेंटर में आएगा। चलो ठीक है, 2 नंबर सेंटर में आएगा और दोनों नंबर क्या है? 3 है। अगर एक ही नंबर सेंटर में आता, क्योंकि यहाँ 10 नंबर है तो 2 नंबर सेंटर में आएगा। सेंटर में आने का मतलब है कि जो नंबर को आप सेंटर ले रहे हो उसके लेफ़्ट में और राइट में इक्वल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, इक्वल नंबर्स होने चाहिए। तो लेफ़्ट राइट में इक्वल नंबर्स नहीं थे तो दोनों को 2 ले लेंगे, 2 को ले लेंगे। और अगर इक्वल है तो जो सेंटर में वही आपका मीडियन होगा, और इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना होता है? दोनों को लेके दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 15, मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट करने वाला नंबर 14 है, तो 14 इज़ द मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड तीनों से क्वेश्चन है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आया है तीनों, ये भी क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी 2 पेज में जो भी क्वेश्चन मिला मेरे को क्लास 8 का डिट्टो क्वेश्चन मिला है, आप क्लास 8 के NCERT बुक में जाके देख लीजिए, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान दिया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, पेज नंबर 3 में जो है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ द वेट ऑफ 6 बॉल इज़ 120 kg, देन द नंबर ऑफ बॉल्स विच वेट 300 kg। तो बोल रहा है कि अगर 6 बॉल का 120 kg है तो कितना बॉल्स होगा जिसका 300 kg वेट आएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट आप इसको कर दो। मान लो x बॉल्स है तो 6/x इज़ इक्वल टू 120/300, इस तरीके से कर दो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 300 × 120x, ठीक है।
x का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 120, ये आ जाएगा 20 से ये कटेगा 15 आंसर आएगा 15। और इसको सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो 15, ये तो मैंने बता दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये होता है x1 बाई x2, y1 बाई y2, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप कि अगर 6 बॉल का वेट 120 है तो एक बॉल का कितना होगा, तो 120 बाई 6 दैट इज़ 20। तो 300 गेंद के लिए 300 केजीज़ के लिए कितना बॉल लगेगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8 इंटू 2 to the power -5। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर, तो याद रखो डिवाइड के केस में पावर माइनस होता है, इसका मतलब 2 - 8 आएगा। ठीक है, इंटू 2 to the power -5 यहाँ पे, तो 2 to the power 5 - 8 -3, फिर 2 ये आ गया। अब इंटू के केस में पावर प्लस हो जाता है, तो प्लस का मतलब है कि -5 इस तरीके से, तो 2 to the power -8 आएगा, -8 इज़ द आंसर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस मिलके फिर प्लस होगा और -8 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर है ए, 17 का आंसर है ए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 बाई -3। ठीक है, 5 बाई -3 मतलब होता है 1 ये। ठीक है, 5 बाई -3 का मतलब है ये, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा 5 बाई, इन्वर्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो 1 बाई 5 टू द पावर 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 टू द पावर 3, इसीलिए आंसर इसका 5 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, द हाइट ऑफ द क्यूबोर्ड हुज बेस एरिया इज़ दिस मच एंड वॉल्यूम इज़ दिस मच। हाइट, तो हाइट निकालने के लिए याद रखो वॉल्यूम बाय एरिया कर देने से निकल जाता है। 900 डिवाइडेड बाई 90 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। इफ़ ईच एज ऑफ द क्यूब इज़ डबल देन द नंबर ऑफ द टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज। अगर क्यूब, सपोज क्यूब का एज ए है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर आप एज ए लेते हो तो वॉल्यूम ए क्यूब होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने एज को डबल कर दिया तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, और 2 to the power 8 क्यूब ये आएगा। कितना टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, 8 आ गया। चलो 21, 10 to the power x डिवाइड करो इसको। ठीक है, डिवाइड करना है। ठीक है, 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5। इसमें क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो देखो 5 कॉमन ले लो ऊपर वाले से, 5 कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 2x, और इसमें से 5 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 5। निकाल रहा है मतलब इंटू करके। ठीक है, इंटू होने से सेम आना चाहिए। अब 2x - 5, 2x - 5 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 5। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है द फैक्टर ऑफ दीज आर्स, इसका फैक्टर क्या है, तो p² 6p + 8। ठीक है, इसको ब्रेक करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ब्रेक करने के लिए p² 8, ये हो जाएगा 4 6 3 2 4 4, ये आ गया 8 को फैक्टर कर लो, 8 का फैक्टर कर लो इस तरीके से, देखो 2 4, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, तो 2p 4p + 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके पीछे वाले का फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर का सम अगर इसके बराबर आ रहा है या डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है तो हम लोग उसको इस प्रोपोर्शन में लिख देंगे। और फिर p + 2 कॉमन ले लिया, इधर आगे से 4 + p 8 कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा p2 p + 4, क्या है, ये है पहला वाला पॉजिटिव। वैसे भी आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, पर अगर मेरे को ये करना होता तो मैं इसको बहुत आसानी से कर देता। ठीक है,
बहुत आसानी से इसलिए कर देता, ये नहीं कि ये सॉल्व करने में आसानी होता, नहीं। देखो हमेशा याद रखो, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, जैसे ये प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, तो प्लस प्लस है तो इसका जो फैक्टर आएगा वो प्लस में ही आएगा। इसका मतलब एक ही ऐसा है जो प्लस में है, दोनों प्लस में है। देखो बाकी सब माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप इसको बिना सॉल्व करे ये टिक कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 50 क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से जो हम लोग, अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होता तो ये 20 क्वेश्चन में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगता। तो सिर्फ जो भी इनको सॉल्व कर रहे हैं, जो भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, उनको इतना ही टाइम लगेगा, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगता, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो 10 मिनट से नहीं, ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ इसीलिए मैं कर ले रहा हूँ, नहीं। अगर आपको भी कॉन्सेप्ट पता होगा तो आराम से आप भी निकाल सकते हो 10 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इसका मतलब 30 सेकेंड इज़ एनफ फॉर 1 क्वेश्चन। चलो फैक्टर, चलो क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। देखो ये तीनों में पहला कॉमन क्या है, x है, एक बार, क्योंकि पहले वाले में 2 बार है लेकिन दूसरे वाले और तीसरे वाले में 1 बार है। फिर y, इसी तरीके से z, तो तीनों में से कॉमन क्या मिला मुझे, x y z। तो अगर मैंने इसमें से x y z निकाल लिया तो क्या बचा, x बचेगा, ठीक है। इस वाले में से x y z निकाल दिया तो क्या बचेगा, y बचेगा। इस वाले में से x y z निकाल दिया तो क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। तो 124 देखते हैं। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 एनिमल 6 डेज़ खा सकता है, तो 30 एनिमल कितना दिन खाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x1, ठीक है, फॉर्मूला, या फिर ऐसे x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2, ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, x1 कितना है 20, x1 और x2 क्या है, x1 x2 है। अगर एक क्वांटिटी, जैसे एनिमल्स को आपने x1 लिया है तो x2 दूसरा एनिमल होगा। वैसे ही 6 डेज़ y1 लिया है तो जो निकालना है बाकी दूसरा कितने दिन तक लास्ट करेगा, डेज़ ही तो निकालना है, वो y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इंटू y1 6 डेज़, x2 30 इंटू y2 कितना आ रहा है, ये 30 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 5, इधर 4 डेज। इसका मतलब 4 डेज लास्ट करेगा ये फूड, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटी होती है, जिसमें से 3 दिया रहेगा और 1 मिसिंग रहेगा, और 2 क्वांटिटी को x लेना होता है और 2 क्वांटिटी को y लेना होता है, ठीक है। अब जिसमें अगर आपने एनिमल्स को x लिया है तो दूसरा एनिमल x2 होगा, और डेज़ को y लिया है तो दूसरा डेज़ जो होगा वो y2 होगा, ठीक है, y1 y2 इस तरीके से लेना है। तो हमारे पास ये 124 क्वेश्चन बन गया। चलो 120, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, ये है इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। क्योंकि देखो एक लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर जाता है 25 मिनट्स में, इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड सेम रहा तो 5 घंटे में वो कितना किलोमीटर जाएगा। तो अब बताओ 5 घंटा में ज़्यादा जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कैसे पहचान में आता है कि 14 किलोमीटर जा रहा है 25 मिनट में, ठीक है, और दूसरा जो है ना 5 आवर्स में अब 25 किलोमीटर से 14 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कम करेगा, ज़्यादा कर रहा है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। कैसे, टाइम, जब टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये आएगा फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सिंपली नहीं, फॉर्मूला इसका आएगा x1 बाई x2 y1 बाई y2, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। x1 अगर आपने x डिस्टेंस लिया है, ठीक है, तो 14 हो गया। x2 दूसरा डिस्टेंस तो निकालना ही है हमको, तो ये x2 का x2 रहेगा। y1 टाइम 25 मिनट्स, 25 मिनट्स कितना आवर होता है, 25/60, ठीक है। और दूसरा y2 दूसरा आवर क्या है, दूसरा टाइम क्या है 5, तो 5 आवर्स लिख दिया। अच्छा 25/60 क्यों किया हमने, क्योंकि टाइम है वो अलग अलग
यूनिट्स में दिया हुआ है। 25 मिनट्स मतलब 25 मिनट्स में ही हमको चाहिए, ठीक है। आवर में है तो आवर में बनाना होगा, मिनट्स में है तो मिनट्स में बनाना होगा। या तो मिनट को आवर बना लो, नहीं तो आवर को मिनट बना लो। मैंने मिनट को आवर बना लिया, ठीक है। 25/60 कर देने से आवर में बन जाता है वो, ठीक है। अब 14/x2 इस तरीके से फ्रैक्शन आता है तो 25 या 60 नीचे चला जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलो x2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 14 × 60 × 5, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, x2 × 25 जानबूझ के नहीं किया क्योंकि काटना तो है ही। 60 × 5 ये 25 जाएगा, दोबारा डिवाइड करेगा, 5 5 जा 25 और ये 5 यहाँ जाएगा 12 टाइम्स में, तो 14 × 12 कर लो, कितना आएगा 158। 14 × 12 158, तो इसका आंसर है 158 किलोमीटर्स, ठीक है। 5 आवर्स में 158 किलोमीटर जाएगा। फोर्टीन इंटू 12 आप करके देख लो। 14 × 12 कितना आ रहा है 8, यहाँ आ गया 2 1 1 4 168, सॉरी 168 इज़ द आंसर, ठीक है। तो 125 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। ये हमने देखा कि 125 तक 1 से लेके सारा क्वेश्चन इजी मॉडरेट में था, टफ़ में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और सारा ही क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो क्लास 8 के बुक से उठाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 126 से 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपने देखा उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए और देखिए कि फ्यूचर में उसका आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।